गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर सेकेंड का सॉल्यूशंस देखेंगे फ्रॉम थ्रेड ऑन द ट्रेडी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैच द फ्लोइंग्स करनी है। हमें जो टेबल दी गई है हमें उसको मैच द फ्लोइंग्स करनी है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है दीवानी। दीवानी डेट मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी एक अधिकार हो जाएगा आपको भू राजस्व का या टैक्सेस वसूल करने का, उसे हम बोलेंगे दीवानी। टाइगर ऑफ मैसूर मतलब टीपू सुल्तान को क्या बोलेंगे, टीपू सुल्तान को बोला जाएगा टाइगर ऑफ मैसूर। उनका मानना था टीपू सुल्तान का कि 100 दिन भेड़ों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मरना, तो उन्हें बोला जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। थर्ड हो जाएगा फौजदारी अदालत। फौजदारी जो अदालत होती थी वो क्या होती थी, उन्हें बोला जाता था क्रिमिनल्स जो कोर्ट्स होती थी उन्हें बोला जाता था फौजदारी अदालत। फोर्थ हमसे पूछा गया है रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा कौन थी, वो फर्स्ट एज एंटी ब्रिटिशर्स क्या थी, एंटी ब्रिटिशर्स मूवमेंट इन द कित्तूर। कित्तूर में जो एंटी ब्रिटिशर्स जो मूवमेंट था उसमें उनकी बहुत भूमिका रही रानी चिन्नम्मा की। फिफ्थ लास्ट से आपसे पूछा सिपाही। सिपाही को क्या बोलेंगे, सिपहिया बोला जाएगा। क्या बोलेगा, सिपहिया बोला जाएगा ब्रिटिश के रूप में। ब्रिटिश के टाइम्स क्या हो जाएगा, सिपहिया बोला जाएगा इन सिपाहियों को। तो ये तो हमारी हो जाएंगी मैच द कॉलम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमसे सेकंड पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें सबसे पहले बताना है कि जो बंगाल पर जो अंग्रेजों की जीत हुई, बंगाल अंग्रेजों के आधिपत्य चला गया, तो वो कौन सी वॉर की वजह से हुआ या किस बैटल की वजह से हुआ, तो वो हुआ प्लासी। क्या हो जाएगा, वो प्लासी का युद्ध 1757 में जो युद्ध लड़ा गया। बी हमसे पूछा गया है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ, या हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, तो वो थे मैसूर के। कहाँ के थे, मैसूर के। और जैसा कि मैंने आपको बताया टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। थर्ड हम देखेंगे डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डोकलाइन ऑफ लेप्स। ठीक है ना, विलय नीति जो थी वो डलहौजी लाया था। फोर्थ हमसे पूछा गया है जो मराठा जो थे, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द इंडिया। इंडिया के किस पार्ट में जो मराठा साम्राज्य फैला हुआ था, तो इंडिया के जो साउथ वेस्टर्न जो पार्ट्स था उसमें मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अब थर्ड हम देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट गिवन है उनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी। 1800 शताब्दी के बाद क्या हुआ, मुगल एम्पायर क्या हुआ, स्ट्रोंगर हुआ। तो वो 1800 सेंचुरी बाद स्ट्रोंगर नहीं, वो क्या हुआ, वीकनेस हुई। क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा और अंग्रेज जो होंगे इस देश को गुलाम करते चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। बी आपसे क्या पूछा गया है कि इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी। केवल इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल एक ही ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जो भारत देश में व्यापार कर सकती थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो क्या पंजाब के रूलर्स थे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के रूलर थे, तो वो पंजाब के रूलर्स थे। ठीक है ना, तो ये आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं डी। डी आपसे क्या पूछा गया है कि जो भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, अंग्रेजों के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे या इलाकों में कोई शासकीय बदलाव, या क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं किए क्या, जबकि क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। उन्होंने अंग्रेजों ने आके क्या करा, कई सारे जो थे डिपार्टमेंट, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ये नवाबों को क्या करेंगे, उनसे दीवानी का अधिकार ले लेंगे। ठीक है ना, यानी कि भू राजस्व करना वसूल कर देंगे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो क्या करेंगे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो होंगे वो चेंजेस करते चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय व्यापार कंपनियां होती थी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय व्यापार जो कंपनी होती थी वो भारत की तरफ आखिरकार क्यों आकर्षित हो रही थी। ठीक है ना, क्यों अटैचमेंट उनका बढ़ रहा था। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि ये जो यूरोपियन कंपनी थी वो भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था, उसके कई सारे आपको मैं रीजंस बता देता हूँ। तो पहला उनमें से एक मेन रीजन था कि उन्हें क्या हो रहा था, इंडिया से क्या हो रहा था, उन्हें हाईली प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था। क्या हो रहा था, हाईली प्रॉफिट हो रहा था। इस वजह से वो क्या हो रहा था, सारी जो यूरोपियन कंपनी थी ट्रेड करना चाहती थी इंडिया में,
ठीक है, जो कि क्या होगा, किसी भी बिजनेस के लिए एक प्रकार से उपयोगी होगा, फेथफुली होगा, ठीक है ना, क्या करने के लिए, हाईली प्रॉफिट करने के लिए। अब ये हाईली प्रॉफिट कैसे प्राप्त हो रहा था, या क्या मैं आपको बोल दूं कि हाईली प्रॉफिट कैसे उनको अचीवमेंट हो रहा था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या कर रहे थे वो लोग, कि जो परचेस जो गुड्स होते थे, जो उनका जो माल होता था, वो कैसे खरीदते थे, चीपर्स खरीदते थे। आप किसी भी बिजनेसमैन से के पास चले जाइए, आप कोई भी व्यापार करेंगे तो आप यही चाहेंगे कि मैं क्या करूं, सस्ते से सस्ता क्या करूं, माल खरीदूं और उसको हाईली प्राइस पे सेल करूं। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी क्या करेंगे, जो गुड्स होंगे, जो रॉ मटेरियल्स के जो गुड्स होंगे, वो कैसे खरीदेंगे, एज ए चीपर, सस्ते से सस्ता खरीदेंगे, और उन्हें प्रॉफिट कैसा होगा, उसको सेल कैसे करेंगे, सोल्ड इन द यूरोपियन एट द हाई प्राइस। सबसे मेनली चीज होगी, यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, हमें हाईली प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए क्या होंगी, अधिकतर जो यूरोपियंस कंपनी रहेंगी वो क्या करेंगी, अटैच्ड होंगी एज ए इंडिया की तरफ। तो ये एक मेनली रीजन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, कि क्या होगा कि जो क्वालिटीज रहेगी, जो फाइन क्वालिटी रहेगी, फॉर एग्जांपल कॉटन्स ले लो, सिल्क ले लो, सिल्क और कॉटन में इंडिया क्या रहेगा, हमेशा आगे रहेगा, उसका मार्केट कैसा रहेगा, बिग रहेगा। तो ये जो क्या होंगे, कॉटन्स और सिल्क कैसे होंगे, उनको फाइन क्वालिटी में अच्छी गुणवत्ता वाली चीज मिलेगी, ठीक है ना, कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता वाली चीज इन्हें आसानी से मिल जाएगी ये यूरोपियंस को। और फोर्थ क्या हो जाएगा, कि जो इंडिया जो रहेगा वो फेमस किस किस के लिए हो जाएगा, दालचीनी के लिए फेमस हो जाएगा। जो स्पाइसेस रहेंगे, काली मिर्ची, दालचीनी, इलायची, ठीक है ना, इनके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेट जो रहेगी डिमांड्स रहेगी, खास करके दालचीनी की, ठीक है ना, काली मिर्ची की, इलायची की, इनकी क्या रहेंगी, आपकी ग्रेट डिमांड्स रहेगी यूरोप में। तो इस वजह से भी क्या होंगी, यूरोपियंस कंपनी क्या करेंगी, भारत की तरफ आएंगी, ठीक है ना, या आकर्षित होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमसे क्या पूछ रहा है, कि बंगाल के नवाब क्या हो जाएंगे, बंगाल के नवाब, ठीक है ना, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये हमसे पूछा गया। तो इसका आप आंसर देखेंगे तो क्या होगा, कि 1800 सेंचुरी में क्या होंगे, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, औरंगजेब जब मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि बंगाल के नवाब जो रहेंगे ना, उनकी क्या हो जाएगी, पावर जो रहेंगी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और ऑटोनॉमी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका फायदा उठाएंगे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जिसे मैं बोल दूं, वो फायदा उठाएंगे। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो पावर और ऑटोनॉमी को अपनी तरफ खींचना चालू कर देंगे, ठीक है ना, वो जितनी भी शक्तियां हैं या स्वायत्व जिसे मैं बोल दूं, ऑटोनॉमी, वो धीरे धीरे अपनी तरफ करते चले जाएंगे। कैसे, कि क्या होगा, कि नवाब जो रहेंगे वो क्या बोलेंगे, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एज ए रियासत देने से इनको इनकार कर देंगे। जो नवाब जो बनेंगे नए, वो क्या करेंगे, कंपनी को एज ए जो टैक्सेस के लिए जो उनको रियायतें दी गई थी, कि आप चलिए टैक्स कम दे दीजिए या मत दीजिए, तो वो क्या करेंगे, नवाब उनको मना कर देंगे कि नहीं नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है वो पूरा देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी उन्हें रियायत दी गई हैं। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूटरीज, ये भी क्या कर देंगे, उनको मना कर देंगे नए नवाब। साथ ही साथ क्या करेंगे, जो टकसाल होते थे, मतलब जो रुपीस प्रिंटिंग होती थी या सिक्के जिससे बनते थे, उसको हम बोलते थे टकसाल, तो उसके भी अधिकार से उनको वंचित कर देंगे, जिसे अपन मिंट कॉइन्स बोलते हैं, ठीक है ना। मिंट कॉइन्स मतलब टकसाल के जो राइट्स रहेंगे या सिक्के जिनसे बनाते थे, वो उसका आधिपत्य भी धीरे धीरे क्या कर देंगे, स्टॉप्ड या रोक देंगे उनसे। तो क्या होगा, किलेबंदी होगी। ये जो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने जो कारखाने जो रहेंगे, ठीक है ना, कारखाने या फैक्ट्री जो रहेंगे उसके आजू बाजू क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स बड़े बड़े किले या बड़े बड़े क्षेत्र को ऑक्यूपाइड करना चाहेंगे। तो वहाँ के नवाब क्या कह देंगे, कि नहीं नहीं, आप ये जो हैं बड़े किले या ये जो किले का जो निर्माण है वो आप नहीं कर सकते। तो वहीं पर अब क्या होगा, ये तो बोल देंगे कौन, नवाब हो, वहीं अंग्रेज या ब्रिटिशर्स क्या बोलना चालू कर देंगे, कि नहीं नहीं, आप जो है हमें हमारी कंपनी की जो शर्तें लागू थी उनसे आप वंचित कर रहे हैं। यदि आप ये किले या हमें गांव या विलेज जो रहेंगे
क्या बोलने लग जाएंगे, बंगाल की सरकार से यदि हमें राजस्व से वंचित कर रही है, हमें राजस्व जबरदस्ती ज़्यादा वसूल कर रहा है, या करों को भुगतान करने से वो क्या कर देंगे, मना कर देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, हमारे अपमानजनक पत्र लिखने और उन्होंने अधिकारियों को अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं। कौन, ये नवाब, ऐसा जो है ब्लेम करना चालू कर देंगे। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स भी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे दोनों में क्या हो जाएंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आप समझ रहे हैं विवाद होना चालू हो जाएगा दोनों की बातों को लेकर। और दूसरी तरफ क्या होगा कि कंपनी ने क्या करेगी, कंपनी घोषणा करेगी कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो हमसे क्या कर रहे हैं, अनुचित मांगों यानी कि ज़्यादा हमसे क्या करेंगे, ज़्यादा अनमस्टेड डिमांड, या लोकल ऑफिसर्स जो रहेंगे वो हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसे की, या ज़्यादा कर की डिमांड कर रहे हैं, वो ऐसा नवाबों को बताएंगे दूसरी तरफ। तो उससे क्या होगा, वो बोलेंगे कि हमारा जो व्यापार है वो बर्बाद हो जाएगा यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे। धीरे धीरे इन बातों पर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डिड द एजप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। आखिरकार दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदे या क्या प्रॉफिट मिला। दीवानी डेट मीन्स भू राजस्व यानी कि टैक्स वसूल करने का अधिकार, जिसे मैं बोल दूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग जाएगी, दीवानी यानी टैक्सेस वसूल करना चालू कर देगी। तो इससे क्या फायदे होंगे वो अब हम देखते हैं। तो इससे क्या हो जाएंगे, दीवानी जो रहेगी वो कंपनी को क्या हो जाएंगे, कई सारे राजस्व या संसाधनों का उपयोग करने की एक अनुमति मिल जाएगी। दीवानी एलोकेटेड द कंपनी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल की क्या हो जाएगा, राजस्व संसाधनों का उपयोग की अनुमति मिल जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि दीवानी मिलने से या राजस्व वसूल करने से क्या हो जाएगा कि एक तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हो जाएगी, मोनोपोलाइज्ड हो जाएगी। मतलब एक क्या हो जाएगा, एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा व्यापार करने का। इंडिया पर क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी कि जो भारत से जो धन का क्या हो जाएगा, धन की जो लूट होगी वो सीधी सीधी लूट जो होगी प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, धन की सीधी लूट चालू हो जाएगी। किससे, दीवानी से। टैक्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल करना चालू कर देगी। थर्ड क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि जो भी रेवेन्यू ऑफ इंडिया फाइनेंस कंपनी एक्सपेंड, यानी कि क्या होगा कि जो भी भारत की जो कंपनियों का खर्चा होगा, भारत में जो भी कंपनी खर्चा कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किससे निकाल लेगी, वो इस दीवानी से या इस टैक्स जो होगा उससे अपना खर्चा निकाल लेगी। रॉ मटेरियल खरीद रहे थे जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है ना, और कई सारे जो मेंटेनेंस होंगे कंपनी के, ये सब जो खर्चे होंगे वो किससे निकाल लेंगे, वो इस दीवानी से वसूल कर लेंगे। तो डायरेक्टली उन्हें क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट ही मिलेगा। उनका क्या हो जाएगा, उनकी कुछ भी लागत या रुपए की लागत नहीं लगेगी। अब हम देखेंगे फोर्थ में क्या हो जाएगा कि क्या करेंगे कि कंपनी क्या करेगी, अपनी पॉलिटिकल पावर्स बोल दूं, क्या करेंगी कंपनी अपनी पॉलिटिकल पावर का उपयोग करके क्या करेंगी, व्यापार बोल दूं या एकाधिकार, जो व्यापार करने का एक अधिकार की जो शर्तें हैं, एकाधिकार की शर्तों से वो क्या करेगी, एक प्रकार से मोनोपोलाइज ट्रेड करने का उसको एक अधिकार मिल जाएगा। प्लस वो क्या हो जाएंगे, वो अब अपनी क्या करेंगी, खुद की कीमतें लगा सकते हैं, या जो रॉ मटेरियल्स वो खरीद रहे थे वो क्या करेंगे, अब वो खुद की बोली लगा सकते हैं। उन्हें अब उससे कोई मतलब नहीं कि आखिरकार उसके उत्पादन में कितने रुपए खर्च हो गए या कितनी लागत उसमें आई। वो बोल देंगे, सपोज मान लीजिए कि उसने गेहूं चावल जो भी उसने बोया तो उसकी लागत जो है वो 10 रुपये आ गई। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उसे 10 रुपये ना देकर कहेंगे कि 5 रुपये या 6 रुपये आप ले लो, हम इतने रुपए में ही गेहूं या चावल आपके से खरीदेंगे। तो मजबूरन जो था वो किसानों को क्या करना पड़ेगा, वो 5 या 6 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। ऐसे काम में क्या करेंगे, वो ऐसे ही कॉटन्स और सिल्क जो रहेंगे वो खरीदेंगे। फिफ्थ क्या हो जाएगी कि जो कंपनी रहेगी, जो भी माल पहुंचाने के लिए, निर्यात करने के लिए, जो भारत में निर्यात करने के लिए भी क्या होंगे, उसमें वैल्यू या पैसे की भी आवश्यकता होगी। तो वो क्या करेंगे, ये ही दीवानी का प्रयोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, फाइनेंस करेंगे। काय के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन गुड्स, जो भी माल भाड़ा पहुंचाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो भी काय का यूज करेंगे, इस दीवानी का ही यूज करेंगे। इससे ही वो क्या करेंगे, माल भाड़ा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें क्या हो जाएंगे, कई सारे फायदे मिल जाएंगे दीवानी हासिल
करने से बंगाल पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है ना, सहायक संधि क्या थी उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में हारेंगे, कौन, इंडिया, ये बोल दूं, और बैटल ऑफ बक्सर कब होगा, 1764 में। तो जैसे ही क्या हो जाएंगे, यूरोपियंस में बोल दूं जीत जाएंगे, बंगाल में क्या करेंगे, दीवानी हासिल कर लेंगे, मतलब भू राजस्व वसूल करने का एक अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कंपनी। तो अब कंपनी क्या करेगी, कई सारे तरीकों से, ठीक है ना, भारत के कई हिस्सों में ये क्या करेंगे, अपने शासन का विस्तार जो है करना चालू कर देंगे। ठीक है ना, अपना जो रूलर्स है कई पार्ट्सों में इंडिया में विस्तारवाद चालू कर देंगे ब्रिटिशर्स जो कंपनी रहेंगे। इसके लिए उन्हें क्या होगा, कई सारी योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, जिसमें से एक योजना रहेगी उनकी सब्सिडरी अलायंस। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये सब्सिडरी अलायंस। तो अब देखते हैं आखिरकार सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। क्या होता था, कई सारे राजा क्या करते थे, अपनी आर्मी फोर्स रख सकते थे। ठीक है ना, सशस्त्र बल जिसे मैं बोल दूं, वो अपने सशस्त्र बल रख सकते थे। लेकिन अब क्या बोल देंगे कि नहीं नहीं, आप सब्सिडरी अलायंस में आप क्या नहीं कर सकते कि आप जो है अपने स्वयं के शस्त्र बल ना रखेंगे, हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो आप रखिए, किसी भी राजा के आक्रमण करने के आपके काम में आएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा, सब्सिडरी अलायंस। तो इंडिया रूलर्स वाज नॉट अलाउड टू देयर इंडिपेंडेंस आर्मी फोर्स। ठीक है ना, आईएएफ से मना कर देंगे, इंडिपेंडेंस आर्मी फोर्स आप नहीं रखेंगे सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। सेकंड क्या कर देंगे, क्या करेंगे, अब कंपनी बोल देगी कि भैया ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंपनी वाले बोल देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा कुछ पैसे। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे एक से सब्सिडरी फोर्सेस के लिए। ये आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको फोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पे या कुछ रुपए आपको क्या है, पे से देने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, कंपनी उनको एज ए संरक्षण के उद्देश्य से बनाए रखने के हिसाब से पर्पज से बोलेंगे कि भैया हम क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेनली। ठीक है ना, हमारा आप करना, प्रोटेस्ट करना हमारा उद्देश्य है, जबकि ऐसा उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो वो क्या कर देंगे, एज ए बोल देंगे कि हमारा पर्पस क्या है, आपको प्रोटेक्शंस देना दूसरे राज्यों से। तो वो एज ए बोल देंगे कि हमारी क्या करेंगे, हम आपको हमारी फोर्स देंगे जो क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी फोर्सेस। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, उस प्रोटेक्शंस के लिए आपको कुछ पैसे गिवन या देने पड़ेंगे। तो अब क्या हो जाएगा थर्डली कि यदि जैसे इंडियन रूलर जो रहेगा, यदि वो पैसे यदि नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, इस सब्सिडियरी फोर्सेस के यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करेंगे, आपके जो राज्य रहेगा, या मैं बोल दूं आपका जो आधा राज्य रहेगा, वो हड़प लेंगे। तो इसको आप और ऐसे उदाहरण में आप समझ सकते हैं कैसे कि 1801 में, ठीक है ना, अवध का नवाब जो रहेगा, नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब के साथ भी ये ऐसे ही करेंगे। सब्सिडियरी फोर्सेस के क्या हो जाएंगे, बहुत सारे रुपए मांगने लग जाएंगे, अधिक मूल्य मांगने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या आप रुपीज नहीं दे पाएगा। तो इस टेरिटरी या इस संधि के तहत वो क्या कर देंगे, उसका आधा राज्य अपने राज्य में मिला लेंगे। इसे ही बोला जाएगा सब्सिडरी फोर्सेस या सब्सिडरी अलायंस, जो मैं बोल दूं वो हो जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है कि आखिरकार कंपनी का शासन और भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कंपनी का शासन और इंडियन रूलर्स में क्या डिफरेंस थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश क्षेत्र के मोटे तौर पर क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश क्षेत्र क्या कर रहा है, डिवाइड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेल्फ प्रेसिडेंसी। क्या करेंगे, इस राष्ट्र को क्या करेंगे, इसे प्रेसिडेंसी के रूप में विभाजित करेंगे। और क्या करेंगे, इसके क्या हो जाएंगे, 3 प्रेसिडेंसी वाले इलाका हो जाएगा। एक हो जाएगा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ऐसे 3 प्रेसिडेंसी के रूप में, ठीक है ना, वो विभक्त कर देंगे। जबकि क्या हो जाएगा, इंडियन रूलर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करेगा, डिवाइड इनटू द 4 पार्ट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव उसको कितने पार्टों में डिवाइड कर देंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा जिला, दूसरा हो जाएगा परगना, तीसरा हो जाएगा तहसील और चौथा हो जाएगा गांव। अब परगना मतलब जो जिला और तहसील के बीच की जो वैल्यू रहेगी उसे बोल देंगे वो परगना। ठीक है,
तो ऐसे 4 पार्ट में कर देंगे, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स क्या करेंगे, उसे 3 पार्ट में करेंगे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ऐसे 3 प्रेसिडेंसी में उसको डिवाइड कर देंगे। यदि आप मेरे कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं या रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सअप इस नंबर पर भी कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा कि ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज द रूल बाय गवर्नमेंट। क्या करेंगे, जितनी भी प्रेसिडेंसी रहेगी उस पर रूल कैसे करेगा, कौन करेगा, तो वो एज ए गवर्नमेंट उस पर हाईली रहेगी। ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, राज्यपाल जिसे मैं बोल दूं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, राज्यपाल का प्रशासन चलेगा प्रत्येक प्रशासनिक इकाई पर। थर्ड क्या हो जाएगा कि ये जो देखिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्च न्याय निर्णय किसका होगा, ब्रिटिशर्स की यदि हम बात करें तो वो होगा गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल ने जो बोल दिया वो सर्वोच्च होगा। वहीं यदि इंडियन रूलर्स की अगर हम बात करें तो वो किसका आदेश मानेंगे, वो एज ए राजाओं का या नवाबों का ही आदेश मानेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा कि जो वारेन हेस्टिंग क्या करेगा, एक नए सिस्टम को, एक नए जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट्स। प्रत्येक जिला जो रहेगा उसमें 2 कोर्ट होंगी, एक हो जाएगी सिविल और एक हो जाएगी क्रिमिनल। सिविल कोर्ट में वो आएंगे जिसमें कि टैक्सेस से लेके जो भी मामले रहेंगे वो आएंगे, और क्रिमिनल्स में जो भी क्रिमिनल्स खून खराबा से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना, क्रिमिनल्स में। तो यूरोपियंस जो रहेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट ऑन द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। यूरोपियंस क्या बोल देंगे कि यूरोपीय बोल देंगे कि जो जिले के कलेक्टर हैं वो सिविल अदालतों की अध्यक्षता ही करेंगे। तो क्रिमिनल कोर्ट में कौन रहेगा, क्रिमिनल कोर्ट रहेगी एक काजी, और मुफ्ती जो रहेंगे वो ही फाइनली डिसीजंस देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट रहेगी उसमें वो क्या करेंगे, एक न्यू सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश कर देंगे। 1773 में क्या कर देंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर देंगे। और क्या करेंगे कि द मेन फिगर आउट इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर्स। जो भी आंकड़ा उसको बताना होगा भारतीय में, वो कौन बताएगा, वो एज ए कलेक्टर बताएगा। या भारतीय जिले में जो मुख्य आंकड़े रहेंगे वो कौन बताएगा, सर्वेज जो भी रहेंगे उनसे जो भी आंकड़े या प्राप्त होंगे वो हमें कलेक्टर बताएगा एज ए जिले के हिसाब से। कलेक्टर क्या करेगा, एक मेन रेवेन्यूज यानी जो भी उसको टैक्सेस कौन वसूल करेगा, कलेक्टर वसूल करेगा विद द हेल्प ऑफ पुलिस। ठीक है ना, पुलिस या न्यायाधीशों की मदद से क्या करेगा, ये कलेक्टर जो होगा टैक्सेस वसूल करेगा, अपने जिले में जो भी रहेगा टैक्सेस वसूल करेगा, और जो कानून व्यवस्था रहेगी उसे बनाए रखेगा, कौन, कलेक्टर्स। तो ये दोनों आपको अंतर आपको देखने को मिलेगा कंपनी के शासन में और एक भारतीय राजाओं के शासन में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आखिरकार क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, सेना की जो संरचना में आए बदलावों का वर्णन करना है। ठीक है ना, जो कंपनी की जो सेना थी, जो कंपनी के आर्मीज थे, उनमें क्या आखिरकार बदलाव आए, या इंडियन आर्मी और कंपनी की आर्मी में क्या डिफरेंसेस थे, ये अपन देखते हैं। 1800 शताब्दी में क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपनी सेना के लिए भर्ती जो होगी वो शुरू कर देगी। और इसमें कौन कौन भर्ती करेंगे, उसमें एज ए किसानों की भर्ती चालू हो जाएगी। सोल्जर्स में कौन कौन रहेंगे, वो रहेंगे किसानों की भर्ती शुरू हो जाएगी। जो पेशेवर सैनिक होंगे, ठीक है ना, जो ट्रेंड आर्मीज होंगी, ठीक है ना, वो इन्हें प्रशिक्षित करेंगी इन किसानों को। और क्या करेंगी कि जो मुगल आर्मीज जो रहेगी, मुगल आर्मी की तरह क्या करेंगे, कंपनी की भी सेना जो रहेंगी वो घोड़सवार सेना और पैदल सेना जो भी रेजिमेंट में बनी रहती थी, तो वैसे ही वो क्या करेंगी, वो भी बनी रहेंगी। लेकिन क्या होगा कि जो घोड़सवार जो सेना रहेगी, जिसमें घोड़सवार जो सेना रहेगी उसका प्रभुत्व रहेगा। ठीक है ना, कौन का प्रभुत्व किसका रहेगा, आखिरकार फाइनली किसका चलेगा, तो वो चलेगी घोड़सवार जो सेना रहेंगी उनकी वैल्यूज ज़्यादा होती थी। तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 1900 सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी आते आते क्या करेंगे, वो युद्ध की तकनीकों में भी कई सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब जो रहेंगे तीर कमान या पैदल सेना या घोड़सवार सेना की जगह क्या हो जाएंगे, कारतूसों का भी प्रयोग, या मैं बोल दूं बंदूकों का भी प्रयोग जो हो जाएंगे वो चालू हो जाएगा। माचिस लोग जो एक प्रकार से जो जलाकर जो फायर्स करते थे उनका भी प्रयोग होना चालू हो जाएगा 19th सेंचुरीज के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे क्या हो जाएंगी, कंपनी की जो सेना में कई सारे आपको चेंजेस
देखने को मिलेंगे। और वो क्या करेंगे कि पैदल सेना जो रहेंगे उनका रिक्रूटमेंट की भी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर जो ये घोड़े के ऊपर जो सैनिक थे उनके, तो उनकी सेना कायम में वैल्यूज रखेंगी, पैदल सैनिकों की जो रहेंगे रेजिमेंट अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी 19 सेंचुरीज में आते आते, ठीक है ना। और वो किसका यूज़ करने लग जाएंगे, एज ए बंदूक का प्रयोग, पिस्तल का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।